अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 22, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। प्यारे रीडर्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से लिख रही हूँ मैं इस नावल को, तो प्लीज़ इस पर अपना रिस्पॉन्स शो करें। 150-200 जस्ट व्यूज़ आते हैं, तो इससे मेरा दिल ख़राब होता है कि नेक्स्ट एपिसोड दूँ या ना दूँ। तो मेरी कोशिश है कि इस जनवरी के लास्ट तक मैं इस नॉवल को एंडिंग की तरफ ले आऊँ, तो प्लीज़ व्यूज़ दें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस पर अपना रिस्पॉन्स दें ताकि मैं इस नॉवल को ख़त्म कर सकूं। बाकी मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इस नॉवल को लिखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। शाम के 5 बजने वाले थे। वो कॉलेज से थकी हारी हुई आई थी और घर आते ही सीधा अपने कमरे में चली गई थी। अपने कमरे में जाकर इसने अपना कॉलेज यूनिफॉर्म चेंज किया था और फिर वो थकी हारी सी अपने बिस्तर पर नीम दराज होते हुए बेड पर ढह सी गई थी। नरमा मुलायम नाजुक गुलाबी रंग के बिस्तर पर लेटते ही इसे नींद ने अचानक से अपने घेरे में ले लिया था। आह! मुझे नहीं सोना। मैंने डोरो के साथ ना एकेडमी भी जाना है। वो बेचारा वहाँ पर मेरे बगैर अकेला बोरियत का शिकार रहेगा। अनायज़ा सिर्फ आधा घंटा है तेरे पास। 3 बजे जैसे ही डोरो दरवाजे की बेल बजाएगा, तुमने डोरो के उठाने पर उठ जाना है। वो अपने आप से बड़बड़ाती हुई खुद से मुखातिब हुई थी। वो ये कहकर शायद खुद को बावर करवा रही थी कि वो डोरो के साथ आज ज़रूर एकेडमी जाएगी, लेकिन शूमई किस्मत के वो अपनी किस्मत के यूं गधे घोड़े बेच कर सोई कि डोरो के हजार हाँ बार भी दरवाज़ा नॉक करने पर भी वो नहीं उठी। आरिस को लगा कि शायद कल रात को जो इसे बुखार हुआ था, शायद जिसकी वजह से वो कसलमंदी का शिकार हो गई थी। इसने एहतियातन इसके कमरे का जरा सा दरवाज़ा खोलकर कमरे में झांक कर इसे देखा, जहां वो मैडम अपने इर्द गिर्द से बेनियाज खूबसूरती का हसीन मुजस्मा बने सोई हुई थी। वो आगे बढ़कर इसके माथे पर हाथ रखकर इसके जिस्म की हरारत को महसूस करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आया कि वो कहीं बुखार में मुब्तला तो नहीं। अचानक इसे ख्याल आया कि वो कल रात की तरह वो फिर से इसके करीब ना चला जाए, जिसके पेश नज़र इसके दिल में दबे हुए सर्द जज्बात फिर से बेदार हो जाएं और वो अपने जज्बात की रो में भटक कर खुद से किए गए तमाम अहदो पैमान से रुगर्दानी कर जाए, क्योंकि कल रात इसके साथ ये सब हो चुका था। वो पहली बार खुद से इसके इतना करीब हुआ था और इसके नरम मुलायम नाजुक बदन की नरमाहटों ने इसके जज्बात को धोखने की मानित भड़का दिया था। ऐन मुमकिन था कि वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता और इसके संगे मरमर की तरह तराशे खूबसूरत बदन को पूरे हक से छूकर अपने अंदर चलते आग के अलाव को ठंडा कर लेता। लेकिन फिर अपने दिल की आवाज़ को अनसुना करते हुए इसने बेदर्दी से अपने दिल के शोर को टपट कर सुला दिया और फिर वो इसे सोता पाकर दबे पांव इसके रूम से निकल गया। वो भूखी बहुत गची थी। कुछ भूख की शिद्दत से पेट में होने वाली गड़गड़ाहट ने एकदम से उसे ख्वाबे नींद से बेदार किया था, जिसकी वजह से वो पेट पकड़ एकदम ख्वाबे नींद से बेदार हुई थी। इसे ख्याल आया कि वो सुबह से भूखी थी। इसने तो सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं था। सुबह भी इसने आरिस के कहने पर मुश्किल से सैंडविच की एक दो बाइट ली थी और फिर अबकाई आने के ख्याल से अपने सामने पड़ी सैंडविच की प्लेट को इसने खुद से परे धकेल दिया था। वो उठी और इसने अपने खुले बालों को जकड़कर तकिया के पास पड़े कैचर को उठाकर बालों को इसमें मकीद करते हुए एक खूबसूरत सा जूड़ा बनाया था। साइड पर पड़े दुपट्टे को उठाकर इसने अपने कंधे पर डाला और फिर पाँव में स्लीपर्स पहनकर वो अपनी जगह से उठी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। किचन में आकर इसने खानसा माँ से कहकर अपने लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लाने को बोला और फिर वो डाइनिंग टेबल के करीब पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी को घसीट कर इसमें बैठ गई। और फिर वो डाइनिंग टेबल के करीब पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी घसीट कर इस पर बैठ गई थी। अभी इसे वहां बैठे थोड़ी देर ही गुजरी होगी जब एक 15 साल लड़की इसके सामने खाने के लवाजमात ट्रे में सजाकर इसके सामने लाई थी। अनाइसा, अभी ये खाना।
इस लड़की ने अपनी मालकिन की खूबसूरती से मुतासिर होते हुए इसे बड़ी दिलजमी से देखते हुए पूछा। अनायसा, जो अपने बाजों को मेज पर कोहनियों के बल टिकाए और अपने हाथों को मुट्ठी की शक्ल में एक दूसरे से पेवस्त किए इन पर थोड़ी रखे वो किसी गहरी सोच में गुम थी, जब चौंक कर इस लड़की की जानिब मुतवज्जा हुई थी। तंजीला, तुम? वो लड़की के हाथों से ट्रे को पकड़कर चौंकने वाले अंदाज में बोली। जी अनायसा आपी, मैं मामा के साथ आई थी। वो अपने पहचान लिए जाने पर खुशी से तमतमाते हुए चेहरे के साथ बोली। पेपर्स हो गए तुम्हारे? वो ट्रे को अपने सामने रखकर इसमें से प्लेट को उठाकर बाउल में से अपने लिए खाना निकालते हुए इससे पूछ रही थी। जी हो गए, इसके पूछने पर इसने इसके सवाल का जवाब दिया। फिर क्या पोजीशन लोगी? इसने खाने का लुकमा मुंह में रखते हुए इससे पूछा। पहली या दूसरी उम्मीद है, इनमें से एक आ ही जाएगी, इसने इसे डानवाडोल अंदाज में बताया। तुम्हें कैसे पता पहली या दूसरी? तीसरी भी तो आ सकती है ना? इसने इसकी तरफ देखते कुछ जांचने और परखने वाले अंदाज में पूछा। इसके ख्याल में अगर इसने अपने तस्वुर में पहली और दूसरी का ख्याल रख ही लिया था तो तीसरी पोजीशन का भी ख्याल रख लेती, इसमें क्या हर्ज होना था? क्योंकि बकौल इसके बंदे के माइंड में एक ही गोल सेट होना चाहिए, इसने किस गोल को अचीव करना है। या तो इसे सिर्फ इतना कहे कि इसने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, अगर वो पुरयकीन है तो, वगैरह दूसरी सूरत इसे तीनों पोजीशन को अपने सामने मद्देनजर रखना चाहिए। नहीं आपी, अगर बात श्योरिटी की है तो आई एम श्योर इस बार मैं ही टॉप करूंगी। वो छोटी सी बच्ची नहम क्लास में थी, अपनी जहानत पर इसने कई बार स्कूल में टॉप किया था। अभी वो पूरी यकीन थी कि इसकी इम्तिहान में पोजीशन ही आएगी। ओके ओके डियर, मान लेते हैं। गॉड ब्लेस यू। इसके पर एतमाद अंदाज पर वो इसके सामने हार मानते हुए बोली। अच्छा चलो, एक काम करो, इस ट्रे को किचन में रखकर सीधा क्वार्टर में चली जाना। इसने बेदिली से खाना खाते हुए खाने से हाथ खींच लिए और फिर इसे अपने सामने से ट्रे उठाकर इसको किचन में रखने का बोला। पर आप ही, अभी मेरे कुछ काम रहते हैं करने वाले। आज सैटरडे था ना, इसीलिए अपनी मामा की हेल्प करवाने आई थी। वो हौले से मिमनाई थी। तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसे काम करने की, और आंटी को भी कह देना अनायजा आपी ने कहा है कि वो अब अपने क्वार्टर में चली जाए, इसने फराखदिली से कहते हुए इन्हें काम से छुट्टी दी थी, जिस पर वो अपना सर अस्बात में हिलाती हुई वहां से चली गई थी। वो टीवी लाउंज में आकर वहां पड़े सोफों में से एक सोफे पर बैठ गई थी। लाउंज के वस्त में एक बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई थी। इसने टेबल पर पड़े इस एलईडी के रिमोट कंट्रोल को उठाया और फिर इसे ओपन करके बेजारी से चैनल को सर्च करने लगी। अपने पैरों को बाजारियत से झुलाते हुए वो इस वक्त शदीद कोफत का शिकार हो रही थी। इसने पहले सोचा कि वो अनायशा के रूम में चलकर ज़रा इसका सर खाए, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि वो भी तो इस वक्त घर में नहीं होती। डोरो की तरह वो भी अपनी एकेडमी गई होगी। इसने लभेज कर सोचा तो इसे अपनी सुस्ती भरी नींद पर जी भर कर गुस्सा आया। डोरो, तुम एक बार आ जाओ, देखना अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं लेकर गए हो ना? मुझे अपने साथ एक बार भैया को आ लेने दो, मैं भैया को तुम्हारी जी भरकर शिकायतें लगाऊंगी और मुझसे बात मत करना। चैनल की सर्चिंग के साथ साथ उसकी बिला वजह की ये बड़बड़ाहट जारी थी। यकलख्त इसने एलईडी को रिमोट कंट्रोल से पावर ऑफ किया और फिर वो अपने कमरे में जाने की नीयत से वहां से उठ खड़ी हुई। अभी इसने दो तीन कदम ही उठाए होंगे जब अपने पीछे से किसी की जानी पहचानी दिलकश आवाज़ को सुनकर इसने खुशी के मारे पीछे मुड़कर देखा था। बेबी गर्ल, इसने मध्यम आवाज़ में इसको मुखातिब किया। भैयू, आप? वो खुशी से पुरजोश आवाज़ में कहती इसके आगे बढ़कर गले से लगी थी। माय बेबी गर्ल, यस इट्स मी। इसके अलहदा होने पर वो भी इसकी चहकती हुई आवाज़ सुनकर खुशी से बोला था। भैयू, जानते हैं मैं कल से कितनी बीमार हूँ? वो इसकी तरफ देखती मुंह बिसोर कर बोली थी, जबकि वो इसके इस अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। ओह बेबी गर्ल, क्या हुआ था? इसने कदरे अचनबे से पूछा, क्योंकि इसने जब आरिस से घर की खैरियत मालूम करना चाही तो आरिस ने तो इसे यही बताया था कि घर में सब ठीक हैं। फिर अगर अनाइसा बीमार थी तो इसने इसे क्यों ना इन्फॉर्म किया इसके मुतालिक।
وہ سوچ کر رہ گیا، ہو سکتا ہے کہ میں پریشان نہ ہوں، اسی لیے شاید اس نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا ہو۔ اپنی منفی سوچوں کا سر جھٹک کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں پڑے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ بھائیو، عارض سے میں نے کہا تھا اکیڈمی جاتے وقت مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے جانا، اب دیکھیں مجھے اکیڈمی بھی لے کر نہیں گیا۔ اب اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا تو مجھے یوں بوریت تو فیل نہ ہو رہی ہوتی۔ وہ اس کے سامنے عارض کی خوب شکایتیں لگاتے ہوئے بولی، جس پر اس نے اپنے ایک آنکھ کے آئیبرو کو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ سیریسلی، میری موجودگی کو پا کر بھی تمہیں بوریت محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہ نہیں تو بھائیو، میں نے ایسا کب کہا؟ آپ جیسے ہی آئے میں نے اپنی بوریت کو کسی بند ڈبے میں مقید کر کے اڑن چھو کر دیا۔ وہ اسے شرارت سے دیکھتی ہوئی اپنی ایک آنکھ کے کونے کو دبا کر بولی، جس پر اپنی بہن کے اس انداز کو دیکھ کر اکرام خان زادہ کا قہقہ بے سکتا تھا۔ ڈیٹس لائک مائی بیبی گرل، وہ اس کی طرف تفخر سے دیکھتے ہوئے پرجوش آواز میں بولا۔ اور بگاڑو اسے اکرام، تمہاری انہی حرکتوں نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو تنبیہ نظروں سے دیکھتی بول رہی تھی۔ موم، کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اینڈ آفٹر آل بہن بھائیوں میں اتنا تو چلتا ہی ہے نا۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا کچھ خجل سا ہوتے ہوئے اپنی بے داغ روشن پیشانی کو کھجا کر بولا، دیکھو کیسے فخر سے اس کی غلط حرکت کو شہ دے رہے ہو۔ بھلا کوئی اپنے بڑے بھائی کو بھی آنکھ ونک کرتا ہے؟ وہ نکسک سی تیار لاؤنج میں انٹر ہوئی تھی۔ ان کی تیاری کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کسی ضروری میٹنگ سے فارغ ہو کر حال ہی میں گھر واپس لوٹی تھی۔ شوخی ہے بس، وہ اکرام کے پاس آئی اور اس کے گلے ملتے وہ خفگی سے بولی، اور پھر اپنے بیٹے کے سر پر اپنا پیارا و شفقت بھرا لمس چھوڑ کر سائڈ پر ہو گئی۔ موم ریلیکس، اس نے ان کے شانے کو پیار سے تھپ تھپایا اور پھر انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہوئے بولا، اور انو گڑیا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تمہیں پھر سے بخار تو نہیں چڑھا نا؟ وہ کچھ سیکنڈ پہلے انہیں ڈانٹ رہی تھی، اس بات کو برابر فراموش کر کے وہ اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے متفکرانہ انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ موم، پہلے سے بہتر، اس نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر وہ اس کی جسم کی حدت کو پہلے سے قدرے کم محسوس کرتے ہوئے مطمئن ہوئی تھی، اور پھر بولی، میں چینج کر لوں؟ اکرام بیٹا، آپ بھی فریش ہو جائے، اور انو آپ تب تک ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرواؤ، اور ویسے بھی اب ڈنر کا وقت ہونے ہی والا ہے، تو آج پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ لمبی سانس خارج کرتی پاس پڑے صوفہ سیٹر پر دھپ سے بیٹھی تھی۔ اس کو یوں بیٹھتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بیبی گرل، واٹ ہیپنڈ؟ وہ اس کے سطح چہرے کو دیکھتا نہ سمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ بھائیو، وہ جب ڈورو آئے نا، آپ نے اس کی خوب کلاس لینی ہے۔ وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں کرتا۔ وہ منہ بسور کر بڑبڑائی تھی۔ وہ اس کے سامنے منہ بسورتی ہوئی کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، جس پر وہ اس کے منہ بسورنے پر دلکشی سے مسکرایا۔ آنے دو ایک بار اسے، پھر ہم دونوں مل کر اس کی جم کر کلاس لیں گے، وہ لب دبا کر شرارت سے بولا تھا، جس پر وہ خوشی سے مسکرائی تھی۔ میں روم میں جا رہا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سیٹ کروا دو۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ کو قدرے ڈھیلی کرتے ہوئے بولا، جس پر اس نے اسبات میں سر ہلایا، اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔